गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि जो प्रिपरेशन है क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। और अभी तक जो मेरे चैनल पर जो कोर्स है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ मैं अपनी भी पढ़ाई करती हूँ और साथ ही साथ मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ भी उसे शेयर करती हूँ, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है जो हमारा पॉलिनेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस कारक के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं। पर्टिकुलर एक नेम दिया गया है उसे, ठीक है, कि हमारा चमगादड़ द्वारा परागण उसे क्या बोलते हैं, पक्षी द्वारा परागण उसे क्या कहते हैं। इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, परागकण जायंग अभिक्रिया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इस के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये होता क्या है। अभी तक वो हम लोगों ने, अब इतना तो हम लोगों ने पॉलिनेशन तक जान ही लिया है कि पॉलिनेशन क्या है, कि जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होता है उसका एंथर से रिलीज होकर के जो स्टिग्मा होती है हमारी पिस्टल की, उस पर स्ट्राइक करने और वहां तक पहुंचने की, उस पर बैठने का जो प्रोसेस है, इतनी जो लंबी क्रिया होती है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, यानी कि परागण बोलेंगे। तो परागण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, किस तरह से होता है, क्या एजेंट्स होते हैं, क्या हानियां होंगी, क्या लाभ होंगे, सारी चीजें हमने देख ली। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन है कि अब वो क्रिया के बारे में हम देखेंगे कि जब परागकण जो है वर्तिका पर आ जाता है उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागकण जायंग अभिक्रिया। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही है कि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू को मैं समझा रही हूँ, सारी चीजें आ जाएंगी अब कि पॉलन चाहे वो सेम फ्लावर का हो या फिर किसी अदर फ्लावर का हो, ठीक है। पॉलन जो है वो स्टिग्मा पर आ जाता है, कोई भी पॉलन हो, चाहे उसी की जाति का हो, उसी के पौधे का हो वो परागकण, ठीक है। जो हमारी परागकण इस तरीके से अभिक्रिया होती है ना, ये इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये हमारे सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें भी और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो दोनों में ही मैं बात कर रही हूँ कि चाहे जो परागकण है वो उसी की जाति का हो या फिर जो परागकण है वो किसी अन्य जाति का हो, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। परागकण अगर वो स्टिग्मा पर आ जाता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं उसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया सा एक डायग्राम बना लेते हैं पहले तो हम, किसका, हमारे फ्लावर। ये हमारी है स्टिग्मा, ठीक है। ये है स्टाइल और ये है ओवेरी, ठीक है। फिर इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं यानी कि बीजांड होंगे, ठीक है। इसके अंदर की स्ट्रक्चर मैंने, एक बीजांड की संरचना मैंने बताई थी। बीजांड एक भी हो सकता है, अधिक संख्या भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप इसको पता कर सकते हो कि एक फल में बीजों की जितनी संख्या होगी ना उतना ही क्या होंगे, बीजांड होंगे उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल्स हैं क्योंकि मैंने कई सारे ओव्यूल्स बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी ये इसको ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी मैंने बताए थे आपको, याद हो तो, ठीक है। मैं एक मेल पार्ट बना देती हूँ इस तरह से, ठीक है। बायलोब्ड एंथर, राइट, बायलोब्ड एंथर होता है एंड 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये होती है फिलामेंट एंड दिस कॉल्ड इज एंथर, ठीक है ना। और ये हमारा कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव होता है, ठीक है। क्या है कि अब यहां से जो पॉलन रिलीज किए जाएंगे, यहां से क्या होगा, पॉलन्स रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, मेल पार्ट से। दिस इज अ मेल पार्ट, ये हमारा मेल है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से डिनोट करूंगी, और ये हमारा फीमेल है, ठीक है, प्लस। तो मेल यानी कि जो हमारा नर पुष्प होता है, ठीक है, या फिर मैं नर भाग बोल सकती हूँ, ठीक है। एक पुष्प भी तो हमारा कैसा हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। एक फ्लावर में भी जो है दोनों अंग हो सकते हैं,
हमारा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, राइट। तो यहाँ पर मेल से क्या होंगे, जो पॉलन्स होंगे वो हमारे स्टिग्मा पर आते हैं। तो पॉलन्स जब हमारे आते हैं स्टिग्मा पर, तो अब ये क्या गारंटी है कि जो पॉलन्स होते हैं स्टिग्मा पर जाएंगे तो क्या वो राइट पॉलन ही है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर अब बात आती है कि जो हमारी स्टिग्मा होती है ना, वो किस पॉलन को मतलब एक्सेप्ट करेगी और किस पॉलन को हटाएगी। पॉलन जो है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो परागकण होते हैं, जब वो स्टिग्मा पर जाते हैं, अब ये पॉलन्स क्या है, स्टिग्मा पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं अलग कलर से आपको बताती हूँ यहाँ पर कि देखो, मान लीजिए दो तरह के पॉलन्स आए, यहाँ पर कई सारे पॉलन्स आए, मैं आपको दो का एग्जांपल बता रही हूँ, राइट होगा और एक रॉन्ग होगा। ये है हमारा एक पॉलन, ठीक है, रेड वाला, और एक ब्लैक वाला पॉलन है। इस तरह से दो पॉलन्स आए। अब यहाँ पर जो पॉलन्स है ना, उनके गुणों पर डिपेंड करता है, उनके कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, उनकी खूबियों पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलन जो है पॉलन ट्यूब बनाएगा और अपने मेल गैमेट्स जो हैं वो अंदर ओव्यूल्स में छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए राइट पॉलन है, इसके पास बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, और इसको मैं बोलूँगी रॉन्ग पॉलन, ठीक है। तो ये एक तो हमारे पास मान लीजिए कई सारे, मैं बता रही हूँ कि सिर्फ एक ही पॉलन की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। मान लीजिए स्टिग्मा पर कई सारे पॉलन्स आए, जिसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ खराब थे, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, कुछ खराब गुण भी थे, ठीक है। तो जो हमारी पिस्टल होती है ना, यानी कि मैं स्टिग्मा की बात करूँ तो स्टिग्मा जो है केवल और केवल उसी पॉलन यानी उसी परागकण को एक्सेप्ट करेगी, उसी परागकण को पॉलन ट्यूब बनाने की इजाजत देगी जो कि उसके लिए कंपैटिबल हो, ठीक है। तो जो स्टिग्मा होती है ना, वो केवल और केवल उसी पॉलन को एक्सेप्ट करती है जो कि क्या हो, कंपैटिबल हो। मतलब क्या है कि पॉलन जो है, कई तरह के पॉलन्स आते हैं, कुछ राइट पॉलन्स होंगे, कुछ रॉन्ग पॉलन्स होंगे, बट जो स्टिग्मा है केवल और केवल एक ही पॉलन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। जब उसके पास उसके ऊपर तो कई सारे पॉलन्स आए हैं, ठीक है, 10-20 कई सारे पॉलन्स आए हैं, है ना, बहुत सारी संख्या में पॉलन्स आ सकते हैं, बट पॉलन ट्यूब जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलन बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वहां पर उन्हें देखना पड़ता है, जो स्टिग्मा होती है ना, जो हमारी वर्तिकाग्र होती है, वो ये देखती है कि कौन ज़्यादा कैपेबल है, कौन किसके पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे अच्छे कैरेक्टर्स देगा। फ्लावर में जो नया फ्लावर बनेगा उसमें अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक वो अनुकूलित रहेगा। तो ऐसे चीज़ें, ये सब चीज़ें गुण जो हैं, ठीक है, जो भी गुण या लक्षण होते हैं वो स्टिग्मा पहले चेक करती है दोनों पॉलन्स में, यानी कि सभी पॉलन्स में, और जो उसे कंपैटिबल लगता है वही क्या है, उसी को वो एक्सेप्ट करती है पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। मेरी बात यहाँ पर समझ में आई? यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ। पहली चीज़ तो पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगी, ठीक है, कि वर्तिकाग्र पर आने वाले सभी परागकण अंकुरित नहीं होते। ठीक है, जो सारे पॉलन्स है ना वो अंकुरित नहीं होते, है ना। कितने सारे पॉलन ट्यूब बन जाएंगे फिर तो, है ना। वर्तिकाग्र जो होती है ना, उस पर जो पॉलन्स आते हैं ना, उनमें से एक ही पॉलन जो है अपनी एक ही पॉलन ट्यूब जो है वो उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी वर्तिका यानी कि जो स्टिग्मा होती है, ये खूबी होती है कि वो कर सकती है, पहचान सकती है अपने ही संगत किसको, पॉलन ग्रेन को, यानी कि परागकण को। ठीक है, तो वो ये देखती है कि क्या मेरा इसके साथ कोई रिश्ता है, ठीक है, क्या ये मेरी ही जाति का है, क्या ये कैपेबल है जो मुझे इतने अच्छे अच्छे लक्षण दे सकता है। तो ये सब चीजें देखती है। तो ये जानने की जो प्रवृत्ति है या फिर जानने की जो गुण है, ठीक है, पहचानने का जो गुण है हमारी वर्तिकाग्र के पास होता है। तो वर्तिकाग्र के पास परागकणों की प्रवृत्ति को पहचानने का गुण होता है। ठीक है,
तो उसके पास पहचानने का क्या होता है, गुण होता है, या फिर पहचानने की एक क्षमता होती है हमारे किसके पास, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के पास, और वो उसी को एबल करती है, उसी को एक्सेप्ट करती है परागकण को, जो कि उसके लिए सही होगा। ठीक है, तो वो राइट पोलन को ही एक्सेप्ट करती है, राइट पोलन को ही क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ताकि वो पोलन ट्यूब बना सके। अब पोलन ट्यूब के लिए अलग अलग, ठीक है, वो हैं, मैं अभी यहाँ पर बात करूंगी। ठीक है, तो इनको नोट करना, फिर मैं इसको रफ करके फिर से दोबारा पॉइंट्स लिख दूंगी। तो प्रवृत्ति को पहचानने की, ठीक है, तो परागकणों की प्रवृत्ति को पहचानने का क्या होता है, गुण होता है, तथा वर्तिकाग्र केवल उत्तम लक्षणों वाले परागकण यानी कि रेड पोलन को ही परागकण को पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब बनाने देती है। ठीक है, तो स्टिग्मा पर आने वाले सभी परागकण जो होते हैं वो पोलन ट्यूब नहीं बनाते, वो अंकुरित नहीं होते। अंकुरन का मतलब है, तो उनमें क्या होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा जर्म पोर यानी कि जो जनन छिद्र होता है ना, हमने पोलन ग्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा था ना। और पोलन जो ग्रेन होता है वो क्या है, हमारा मेल गेमेटोफाइट है, नर युग्मक उद्भिद है, उसके अंदर हमारे मेल गेमेट यानी कि नर युग्मक होंगे, है ना। तो वर्तिका क्या है, केवल ही केवल राइट पोलन को ही एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, और उसी को क्या करेगी, उसी को ही जो पोलन ट्यूब है वो बनाने की इजाजत देगी। ठीक है, ये तो हो गया कि राइट पोलन को किस तरह से वो एक्सेप्ट करेगी, एबल करेगी, तो वो उसके बाद जो परागकण होता है ना, वो पराग नलिका का निर्माण कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो बाकी के पोलन ग्रेन्स हैं, बाकी के जो परागकण हैं, उनका क्या, वो किस तरह से रिजेक्ट की जाती हैं। तो जो हमारी स्टिग्मा होती है ना, ये क्या करती है, जिसको ये पसंद नहीं करती, ठीक है, जो जानती है कि ये किसी काम का नहीं है पोलन ग्रेन, तो उसे क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इसको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देती है। और अगर ये अंकुरित हो भी जाता है तो इसके, वैसे तो ये अंकुरन को रोक देगी, ठीक है, और इसके बाद अगर वो अंकुरन हो भी जाता है तो इसकी पराग नलिका जो है उसकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, पूरी वृद्धि नहीं हो सकेगी, है ना। तो इस तरह से जो हमारी पराग नलिका या फिर हम बोल सकते हैं नर युग्मक है ना, वो उसकी ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक और पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है ना कि अयोग्य परागकण को वर्तिकाग्र अंकुरित होने से रोकती है अथवा उसकी पराग नलिका को विकसित नहीं होने देती, उसकी पराग नलिका की वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, तो ये क्रिया होती है। ठीक है, अगर वर्तिकाग्र को ये पता है कि जो पोलन ग्रेन है अच्छा है, तो उसी को वो एक्सेप्ट कर लेती है, और बाकी के जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनको वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो या तो उनके अंकुरण को ही रोक देगी, और अगर अंकुरण हो जाता है, अगर अंकुरण यानी कि वो अंकुरित हो भी जाता है, तो उसकी पोलन ट्यूब जो है वो वृद्धि नहीं कर पाती। ठीक है, उसके बाद ग्रो नहीं कर पाती। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूंगी और इसके बाद मैं समझाती हूँ कि जो पोलन ग्रेन होता है ना, अब क्या किस तरह से अंकुरण हुआ, अपने आप अंकुरित नहीं होता। जो पोलन ग्रेन है ना, अपने आप अंकुरित नहीं होते, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी स्टिग्मा होती है ना, ये रिलीज करती है, और तब जाकर उनकी जो जनन छिद्र है ना, वहां से पोलन ट्यूब यानी कि जो पराग नलिका होती है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। याद कीजिए, जब हम लोगों ने परागकण यानी कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया था स्पोरोपोलिन का। क्या होता है स्पोरोपोलिन? स्पोरोपोलिन वो एक रिजिड
बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा थिक ऐसी लेयर है जो कि हमारे परागकण जो होता है यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है ना, उसकी आउटर लेयर होती है, यानी कि बाह्य आवरण होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो हम जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है ना, उसकी बाहरी लेयर जो है किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा राइट पोलन है ना, वो इस तरह से बैठ जाता है। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। इसकी जो बाह्य त्वचा है ना, बाह्य भित्ति, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, है ना, यानी कि स्पोरोपोलिन की, हिंदी में भी स्पोरोपोलिन ही बोलते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब ये स्पोरोपोलिन जो है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, और इसी कारण से उसकी स्ट्रक्चर भी खुरदरी जैसी हो जाती है। राइट, अब पॉलन ग्रेन में क्योंकि स्पोरोपोलिन बना रहता है और इसकी जो अंतःभित्ति होती है ना, जो इनर लेयर होती है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं, कई पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये सब हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ गई। और इसके अंदर हमारे दोनों मेल गैमेट्स, बताया था कि कुछ ऐसी स्थिति आती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो जनन कोशिका होती है ना, वो डिवाइड कर जाती है, माइटोसिस करती है, और जिसके थ्रू वो दो सेम क्या बना लेती है, दो जनन कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है सारे पदार्थ होते हैं, एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे। अब इसी तरह से जो हमारी वर्तिकाग्र होती है ना, ये हमारी दो कंडीशंस की हो सकती है। स्टिग्मा जो है वो हमारी शुष्क भी होती है और नम भी होती है। नम जो हमारी जो स्टिग्मा यानी कि जो वर्तिकाग्र होती है ना, यहाँ पर वर्तिकाग्र की मैं बात कर रही हूँ, वर्तिकाग्र की। तो जो नम वर्तिकाग्र होती है ना, यहाँ पर जो हमारे ये सब पदार्थ होते हैं ना, क्योंकि हमारे वर्तिकाग्र जो है वहां पर भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं मैं बताऊंगी इसका रीजन। तो नम होती है ना जो वर्तिकाग्र, तो वहां पर जो ये सब एमिनो एसिड, एंजाइम्स वगैरह, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ये सब रिलीज करते जाते हैं, वो सिक्रेट करेगी एंजाइम्स वगैरह जो होंगी। तो ऐसे तो वैसे तो उससे स्रावन होता ही रहेगा। ठीक है, बट जो शुष्क वर्तिकाग्र होती है ना, उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इस तरह से ऊपर लेयर होती है, एक वर्तिकाग्र के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, एक लेयर होती है किसकी, इसी सब पदार्थों की। अब होता क्या है, हमारे पॉलन जो ग्रेन है यानी कि जो हमारे परागकण है, उनके पास भी ये क्या है, जो एंजाइम्स है, ये सब पदार्थ हैं। और इसी तरीके से जो हमारी वर्तिकाग्र है, जो स्टिग्मा है, उसके पास भी ये सब पदार्थ है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन है। ठीक है, परागकण है, परागकण। अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट पता क्या सिखा रही हूँ आप लोगों को कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो है क्या कर। इसी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को हम लोग संगत एवं असंगत अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो पॉलन जो परागकण होते हैं ना, इनके पास भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, जो जलीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन सब की लेयर, उनके इन सब से भरा रहता है हमारा परागकण। इसी तरीके से जो नम या फिर शुष्क जो वर्तिकाग्र होती है ना, इसके पास भी एक लेयर होती है इन सब पदार्थों की। ठीक है, अमीनो एसिड की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की, पदार्थों की एक लेयर होती है। अब यही पदार्थ जो हैं एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे। तो इन पदार्थों में ही क्या होती है, अभिक्रिया होती है। और इसी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो परागकण होता है, यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, जो परागकण होता है ना, जो पॉलन ग्रेन होता है, उसकी जो भित्ति होती है ना, परागकण होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है परागकण की जो बाह्य भित्ति है ना, क्योंकि वो तो स्पोरोपोलिन के बनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। उसके द्वारा तो काय कोशिका और जनन कोशिका होती है, वेजिटेटिव सेल और हमारे जनरेटिव सेल जो होते हैं ना, वो ऐसे तो निकल नहीं सकते। तो यहाँ पर एक जन्मपोर पाया जाता है। राइट, एक जन्मपोर होता है, एक जनन छिद्र होता है। राइट, इसको मिटा दूं, क्या होता है, जनन छिद्र होता है। तो इसी जनन छिद्र के द्वारा जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं ना, वो इससे आउट हो जाते हैं, इससे निकल आते हैं। कैसे निकलते हैं, निकलेंगे तो बाद में, पहले क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ। तो ये पॉलन ग्रेन जो है, जब इन दोनों के पदार्थ मिल जाते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, किसके, स्टिग्मा पर जो पदार्थ पाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, ये सब पदार्थ जो हैं, और जो हमारे पॉलन ग्रेन के जो पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए इसको इंटरेक्शन बोलते हैं, यही अभिक्रिया होती है। तो इसके और इसके पदार्थ मिल करके
यहाँ पर क्या होता है, जो परागकण है वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरन के पश्चात इसके जनन छिद्र से एक निर्माण होता है पराग नलिका का, पोलन ट्यूब का। ठीक है, दिख रही है आपको पोलन ट्यूब? तो ये पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये पोलन ट्यूब होती हुई जाती है हमारे ओव्यूल के पास। ठीक है, ओव्यूल के पास। और एक ओव्यूल जो है, अब इसके बाद मुझे एक आपको डायग्राम बताकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि ये कहाँ पर जाती है हमारे, ठीक है, कहाँ पर जाती है हमारे। अब यहाँ पर मैं इसको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो आप लोगों ने डायग्राम तो देखा था कैसे, जो ओव्यूल का बीजांड का जो डायग्राम था वो कैसे था। यहाँ पर 3 सेल्स थी, ठीक है, जिनको मैंने क्या बोला था, प्रतिमुख कोशिकाएं थी। वो कैसी थी, प्रतिमुख कोशिकाएं थी, राइट। एंटीपोडल सेल्स थे। और ये हमारा जो पार्ट था, ये वाला जो पोल था, इसको मैंने क्या बोला था, निभाग। ठीक है, चलाजा एंड, निभाग। इसके बाद इसके अपोजिट साइड में क्या था, इसके यहाँ पर थी 2 सहायक कोशिकाएं और एक थी अंड कोशिका। तो बीच में क्या थी, अंड कोशिका। यहाँ पर क्या थी, अंड कोशिका। ये हमारी है अंड कोशिका और ये 2 थी सहायक कोशिकाएं, है ना। ये मैं इतना जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है ना। अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देखिए। तो ये सहायक कोशिकाएं हैं और बीच में हमारी होती है ध्रुवीय केंद्रक या फिर एक बड़ी सी कोशिका होती है। ठीक है, मैंने इस तरह से बना दिया है क्योंकि ये एक बड़ी कोशिका होती है ना। तो ये 2 केंद्रक होते हैं जिनको हमने ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, है ना, ध्रुवीय केंद्रक। और ये हमारी बड़ी सी होती है जिसको हम लोग केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। ठीक है, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बड़ी सी केंद्रीय कोशिका और जो हमारा जो ओव्यूल यानी कि जो बीजांड होता है वो कैसा होता है, 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय। 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय, 8 केंद्रक होते हैं। 1 2 3, इसके अंदर वालों को मैं काउंट कर रही हूँ इसी की जैसे 1 2 3, ये 6 हो गए और एक ये 7 और एक 8। और लेकिन कोशिकाओं की मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ी वाली सेल 7, इस तरह से होते हैं। इसी के पास यहाँ पर हमारे सिनर्जिड्स होते हैं, है ना। ये हमारा कौन सा एंड है, ये हमारा है माइक्रोपेल एंड यानी कि बीजांड द्वार, बीजांड द्वार या फिर प्रवेश द्वार। तो इस तरह से ये हमारा बीजांड है, एक बीजांड की मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। और ये पोलन ट्यूब होती हुई यहाँ पर आ जाती है। इसी के साथ साथ जो मेल गैमेट्स है ना वो भी छोड़े जाते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स जो हैं वो भी। अब देखो ये पोलन ट्यूब जो है वो तब तक रहती है जब तक कि जो पोलन ग्रेन्स जो हमारे नर युग्मक है ना वो हमारे बीजांड तक ना पहुंच जाए। समझ में आई बात। पोलन ट्यूब जो है वो तब तक रहेगी जब तक जो नर युग्मक होते हैं ना वो बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर जाते, बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश नहीं कर जाते बीजांड में। तो यहाँ पर हम लोग तंतुमय सामुच्चय के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, जो हमारे क्या बोला था जिन्हें मैंने, तंतुमय सामुच्चय। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं ना ये इन्हें गाइड करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर, ठीक है, पोलन ट्यूब इस तरह से आई, ये पराग जो हमारा बीजांड द्वार है ना यहाँ से वो प्रवेश करेगी। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ना ये हमारे नर युग्मक को डायरेक्शन देते हैं कि आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर अंड कोशिका है और यहाँ पर हमारे ध्रुवीय केंद्रक हैं। तो इस तरह से द्वि निषेचन की क्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बढ़िया टॉपिक है दोहरा निषेचन, उसको हम समझेंगे। इसमें अब इतना ही था, यही होता है बस। एक बार फिर से क्विकली रिवीजन कर देती हूँ मैं। परागकण जायंग अभिक्रिया यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में होता क्या है कि जो परागकण होते हैं ना जब वो स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो सभी अंकुरित तो नहीं होते, सभी पोलन ग्रेन्स जो है वो अंकुरित नहीं होंगे, कुछ ही होंगे या फिर सॉरी एक होगा। और वो एक पोलन ग्रेन जो है वही होता है जो कि उसके साथ कंपैक्टेबल है, जो उसके साथ कंपैक्टेबल है, योग्य है। ठीक है, उसके लिए क्या है, योग्य है, कैपेबल है। तो वही क्या है, पोलन ट्यूब बना सकता है। पोलन ट्यूब बनने से पहले क्या होती हैं, जो हमारे वर्तिकाग्र के जो भी मटेरियल्स है, जो भी पदार्थ है और जो परागकण के पदार्थ है वो आपस में अभिक्रिया करते हैं। इस तरह से जो परागकण है उसके जनन छिद्र से अंकुरित होकर के जो पराग नलिका है वो निर्माण करती है। ठीक है अपना, और वो वृद्धि करते हुए जो हमारे बीजांड होता है ना, बीजांड
वहाँ पर अंदर प्रवेश करती है। बीजांड में बीजांड द्वार से वो जाएगी, फिलीफॉर्म एपरेटस यानी कि जो तंतुमय सामुचे होते हैं वो उन्हें दिशा देंगे, डायरेक्शन देंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ पर अंडकोशिका है और कहाँ पर हमारे ध्रुवीय केंद्रक हैं, इस प्रकार से। तो इसी तरीके से फिर पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन जो है यही होती है, पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन। इसके बाद दोहरा निषेचन को मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उससे दोहरा निषेचन को पढ़ने से पहले भी एक दो टॉपिक्स और हैं, उन्हें भी कवर कर ले, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन को। तो चलते हैं अब, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा।